रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। एक ऐसा नाम जिसे आज भारत में सभी लोग सुन और देख रहे हैं। सभी के मन में एक सवाल है, आखिर ये रहमान डकैत वास्तविकता में है कौन? कहीं ये फिल्मी दुनिया का कोई झूठा किरदार तो नहीं? तो मैं आपको बताता चलूं कि रहमान डकैत कोई झूठा किरदार नहीं, बल्कि पाकिस्तान का वो डरावना नाम है जिससे कराची का लियारी इलाका आज भी खौफ खाता है। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना रही है। इस फिल्म के मेन हीरो तो रणवीर सिंह हैं, लेकिन पूरी फिल्म में जलवा सिर्फ अक्षय खन्ना का दिखता है। अक्षय ने रहमान डकैत का रोल इतनी शिद्दत से निभाया है, देखने वाले ताली बजा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और रहमान डकैत के मीम्स शेयर कर रहे हैं। आखिर कौन था रहमान डकैत जिसने पूरे पाकिस्तान को अपने उंगलियों पर नचाया था? रहमान डकैत की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इसमें वफादारी है, अपनी ही माँ का कत्ल है, सियासत है और एक ऐसा खूनी अंत है जो आपकी रूह तक कपा दे। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में, जब पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड की दुनिया अपने चरम पर थी। पाकिस्तान के कराची में कई बड़े बड़े गैंग सक्रिय थे, जिनका खौफ भारत में भी दिखाई देता था। इसी बारूद के ढेर में एक बच्चा बड़ा हो रहा था, जिसका नाम था सरदार रहमान बलोच। रहमान बलोच को अपराध विरासत में मिला था, क्योंकि उसका पिता पहले ही अंडरवर्ल्ड का एक नामी बदमाश था, जिसे साजिश के तहत आपसी गैंगवार में मार दिया गया था। उस समय रहमान बलोच की उम्र महज 12 से 13 साल की थी। रहमान के पिता के मौत से उसका पड़ोसी बहुत खुश था, क्योंकि उसका पड़ोसी दूसरे गैंग से वास्ता रखता था। महज 13 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौने के लिए जिद करते हैं, रहमान ने अपने हाथ में चाकू उठा लिया और अपने पड़ोसी पे चाकू से अंधाधुंध वार किया। लेकिन रहमान का असली वहशीपन तब दिखा जब उसे शक हुआ कि उसकी माँ का भी दूसरे गैंग वाले से चक्कर है और इसी वजह से उसके पिता की हत्या की गई है। इसके बाद रहमान ने अपनी माँ की ममता को नहीं देखा और रिवॉल्वर की सारी गोलियां अपनी माँ के सीने में उतार दी। ये वही दिन था जब रहमान बलोच मर गया और पैदा हुआ रहमान डकैत। अपनी माँ के खून से हाथ रंगने के बाद रहमान अपने घर से फरार हो गया। पुलिस और दूसरे गैंग से बचते बचाते रहमान किसी तरह कराची में ही अपने दिन बिता रहा था। कराची की ही सड़कों पर भटकते हुए एक दिन उसकी मुलाकात हाजी लालू से हो गई। हाजी लालू उस समय कराची का बेताज बादशाह था। हाजी लालू के लोगों ने उसे बताया कि ये लड़का रहमान है, जिसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपनी ही माँ और पड़ोसी का खून कर दिया है। हाजी लालू को रहमान की आंखों में वो आग दिखी जो उसे अपने बेटों में भी नहीं दिखती थी। हाजी लालू को समझते देर नहीं लगी कि रहमान ही उसका वो हथियार बनेगा जो उसे कराची से पूरे पाकिस्तान का बादशाह बना देगा। हाजी लालू ने रहमान को गोद ले लिया और अब हाजी लालू के 3 बेटे थे, यासिर अराफात, अरशद पप्पू और रहमान डकैत। इसके बाद तो रहमान, यासिर और अरशद की तिकड़ी ने पूरे कराची को अपनी जागीर बना लिया था। अपहरण, ड्रग्स, गैंगवार, हत्या, अपराध की कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसके पन्ने इन तीनों ने न पलटे हों। कराची की पुलिस ने इन तीनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए लाखों के इनाम की घोषणा भी कर रखी थी। रहमान भी हाजी लालू को भगवान मानता था। हाजी लालू के लिए रहमान की वफादारी का आलम यह था कि अपने जुर्म की मोटी कमाई का 1-1 रुपया तक रहमान ने हाजी लालू के पास छोड़ रखा था। रहमान हमेशा कहता था, पैसे तो आपके ही दिए हुए हैं, मेरे पास रहे या आपके, क्या फर्क पड़ता है, जिस दिन जरूरत होगी आपसे वापस ले लूंगा। और इस तरह रहमान ने 2 करोड़ से ज्यादा रुपए हाजी लालू के पास छोड़ रखे थे। लेकिन रहमान को अभी ये सीखना बाकी था कि जुर्म की दुनिया में पैसा हर रिश्ते से बड़ा होता है। हाजी लालू ने ही रहमान डकैत की शादी भी कराई थी। शादी के कुछ समय बीतने के बाद रहमान की बीवी ने रहमान से अपना घर बनाने को कहा। घर बनवाने के लिए रहमान ने हाजी लालू के पास रखे हुए अपने 2 करोड़ रुपए वापस मांगे और यही वो समय था जब हाजी लालू की नीयत डोल गई, क्योंकि उस समय के 2 करोड़ रुपए आज के समय के अरबों रुपए के बराबर थे। हाजी लालू वो पैसे अब रहमान को नहीं देना चाहता था। उसने सोचा कि ये सड़क छाप लड़का मुझसे जुबान लड़ा रहा है। पैसे देना तो दूर, हाजी लालू ने अपने पावर का इस्तेमाल कर रहमान को जेल भिजवा दिया। जिस बाप के लिए रहमान ने पूरे कराची शहर से दुश्मनी कर ली थी, उस बाप ने रहमान को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। जेल की ठंडी फर्श पर लेटे हुए रहमान की आंखों में अब वफादारी नहीं बल्कि बदले की आग जल रही थी। रहमान ने जेल के सिपाहियों को पैसे देने की बात कही और उनकी मदद से वो जेल से निकलकर भाग गया। और इसके बाद शुरू हुई कराची की सबसे खूनी गैंगवार। जेल से बाहर आते ही रहमान ने जंग का ऐलान कर दिया। हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू ने रहमान को मारने के लिए एक घिनौनी चाल चली। उसने रहमान के सगे चाचा को अगवा करा लिया और रहमान को फोन किया, जिसपे रहमान ने कहा कि ये जंग हम लोगों के बीच में है।
इसमें घर के लोगों को बीच में लाना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अरशद ने रहमान को फोन पे गालियां बकनी शुरू कर दी और कहा, ले सुन, तेरा चाचा कैसे चीख रहा है। रहमान फोन पर सुनता रहा और उधर अरशद उसके चाचा को गोलियों से भूनता रहा। अरशद पप्पू इसके बाद भी नहीं रुका और कुछ दिन बाद ही उसने रहमान के जिगरी यार फैजू को भी मार दिया। फैजू की मौत ने रहमान की नींव हिला दी, लेकिन इसी मौत ने रहमान को एक वारिस भी दिया, फैजू का बेटा उजैर बलोच, जिसे रहमान ने कसम खिलाई कि वो अपने बाप की मौत का बदला लेगा। और यही उजैर बलोच आगे चलकर रहमान से भी बड़ा डॉन बना। फैजू की मौत से रहमान टूट चुका था और बचने के लिए बलूचिस्तान भाग गया, जहां धीरे धीरे उसने अपना एक गैंग बनाया और हाजी लालू से बदला लेने लगा। धीरे धीरे उसका कद बहुत बड़ा होता चला गया और जब वो वापस कराची लौटा तो इस बार वो किंग बन चुका था, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह। अब उसके साथ गली के गुंडे नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। रहमान का कद इतना बड़ा हो चुका था कि पुलिस भी उसे छूने से डरती थी। याद कीजिए 18 अक्टूबर 2007 का वो दिन जब बेनजीर भुट्टो कराची वापस लौटी थी और उनके काफिले पर भयानक बम धमाका हुआ था। उस वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर बेनजीर को सुरक्षित निकालने वाला कोई पुलिस या मिलिट्री का कमांडो नहीं था, बल्कि रहमान डकैत था। जनता अब उसे मसीहा मानने लगी थी। वो लोगों का रॉबिन हुड बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। रहमान का बढ़ता हुआ कद अब उसके राजनीतिक आकाओं को खटकने लगा था, क्योंकि रहमान अब उनकी ही जगह खाने लगा था। नतीजन उसे खत्म करने का फरमान जारी हो गया और इस काम के लिए चुना गया पाकिस्तान के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसपी चौधरी को। एसपी चौधरी असलम का रहमान से 36 का आंकड़ा था। उसने कसम खाई कि वह रहमान को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा और खत्म कर देगा। चौधरी असलम को खबर मिलती है कि रहमान बलूचिस्तान में छुपा हुआ है। असलम अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन रहमान ने वहां पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। असलम के आदमी अभी अंदर दाखिल होते इससे पहले ही उन पर गोलियों की बरसात हो गई, जिसमें चौधरी असलम भी बुरी तरह से घायल हो गया था। चौधरी असलम जिस रहमान डकैत का शिकार करने आया था, उस रहमान ने ही चौधरी का शिकार कर दिया था। लेकिन एसपी चौधरी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दोबारा जाल बिछाया और इस बार रहमान डकैत पकड़ा गया। एसपी चौधरी चाहता तो रहमान को जान से मार सकता था, लेकिन उसने रहमान को जिंदा रखा और अपने खुफिया ठिकाने पर रहमान को उल्टा लटकाकर 3rd डिग्री का टॉर्चर करना शुरू कर दिया। रहमान को जिंदा रखना चौधरी असलम की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मौका देख के रहमान ने असलम के आदमी को 5 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात कही, जिसके बदले में उस आदमी ने रहमान की भागने में मदद की। जैसे ही ये खबर बाहर आई, चौधरी असलम की वर्दी पर कालिक पुत गई और तभी एसपी चौधरी ने तय कर लिया, अब गिरफ्तारी नहीं सीधा इनकाउंटर होगा। 9 अगस्त 2009 को चौधरी असलम को रहमान की लोकेशन मिल गई। चौधरी असलम ने अपनी टीम तैयार की और पहुंच गया रहमान के लोकेशन पर। लेकिन इस बार एसपी चौधरी असलम ने कोई चेतावनी नहीं दी, कोई सरेंडर की मांग नहीं की, बल्कि अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दी। ये एनकाउंटर नहीं, ये एसपी चौधरी का बदला था। जब गोलियों की बारिश रुकी तब जमीन पर एक लाश गिरी पड़ी हुई थी, रहमान डकैत की, जिसने अपनी मां को मारा, पूरे कराची को दहलाया, अंत में सियासत का मोहरा बन के रह गया और आखिरकार मिट्टी में मिल गया। रहमान डकैत मर गया, लेकिन अपने पीछे वो एक खूनी इतिहास छोड़ गया जिसे धोना नामुमकिन था। रहमान की गद्दी पर उसका मुंहबोला उजैर बलोच बैठा, जिसने जुर्म की दुनिया को और भी अंधेरे में ढकेल दिया। आज भी कराची की गलियों में जब सन्नाटा होता है तो लोग कहते हैं कि वहाँ रहमान डकैत की रूह भटकती है, अपने अधूरे बदले की तलाश में। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो हमेशा लाते रहते हैं।